नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, अकाउंट सब्जेक्ट में आज के इस सेशन के अंदर हम लोग हमारा एक जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज सेल और कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी, इस चैप्टर का एक फुल फ्लेज सम प्रॉपरली डिटेल में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप इस पूरे सेशन को बहुत ध्यान से देखना। यह सेशन थोड़ा लंबा रहने वाला है, पर इसके अंदर मैं आपको छोटे से छोटी चीज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं। इवन कोई भी स्टूडेंट जिसने अभी तक इस चैप्टर का कोई भी एग्जांपल सॉल्व ना किया हो या जिसको बेसिक चीजें भी ना पता हो, वो भी इस सेशन को बहुत ध्यान से देखेगा तो सारी चीजों के ऊपर उसका जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा और 90% प्लस इस चैप्टर की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आप सब लोग बहुत ही ध्यान से इस सेशन को अटेंड करें। ये जो पूरा सम मैं सॉल्व करवा रहा हूं, इस सम का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने रखा है, तो आप वहां से उस पैम्पलेट को डाउनलोड भी कर सकते हो। साथ में ये इसका पूरा वीडियो और पैम्पलेट हमारे साथ स्मार्ट स्टडीज ऐप पर तो है ही। तो चलो दोस्तों, यहां पे हमको क्या इंफॉर्मेशन दी है उसको पहले प्रॉपरली अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो, सोनी एंड स्पाइस are partners sharing profit and loss. This is important information for us. क्या दिया है? Profit and loss in the ratio of 2:1, 2:1। ये इनका P&L रेशियो हो गया। The balance sheet of the firm on 31st March 2018 as follow। अभी यहां पे ईयर आपको 2023, 24 कोई भी चेंज करके दे सकते हैं। यहां पे देखते हैं लायबिलिटी साइड पे दोनों की कैपिटल दी हुई है। देखो, जनरल रिजर्व, देन वर्कर्स कॉम्पेंसेशन फंड, ये क्या है? वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है जो कि पार्टनर्स के बीच में उनके P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो यहां पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये जनरल रिजर्व और ये वर्कर कॉम्पेंसेशन फंड या वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड भी कहा हो या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कहा हो, तो ये सारी चीजें अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम्स होती है जो कि पार्टनर्स के बीच में उनके P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इसके अलावा यहां पे देखो और क्या क्या दिया है, तो क्रेडिटर्स जो कि लायबिलिटी है, बैंक लोन ये भी लायबिलिटी है, बिल्स पेएबल ये भी लायबिलिटी है, वर्कर्स प्रोविडेंट फंड या तो वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। अभी यहां पे कुछ स्टूडेंट्स ये वर्कर प्रोविडेंट फंड या वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड को वर्कर कॉम्पेंसेशन फंड के साथ मिक्स कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना दोस्तों कि वर्कर्स प्रोविडेंट फंड या वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड हो तो वो लायबिलिटी होती है, ना कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम। तो ये वर्कर्स प्रोविडेंट फंड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, बल्कि इसको एज ए लायबिलिटी ही ट्रीट किया जाएगा। क्लियर? चलिए, इसके सामने असेट पे क्या क्या दिया है, तो देखिए प्लांट, फर्नीचर, डेटर में से BDR बेडेड रिजर्व माइनस की हुई है, बिल्डिंग, कैश एंड स्टॉक ये असेट्स अपने को दी हुई है। बस यहां पे अपने लिए जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो पहले ये थी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम जिसको पार्टनर्स के बीच में उनके P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अभी नीचे देखते हैं एग्जांपल में अपने को कहा क्या है, पूछा क्या है। तो देखो, द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये मेन सेंटेंस है, यहां से अपने को पता चलेगा कि एग्जांपल एक्चुअली में किस चीज का है। तो पार्टनरशिप फर्म इज टेकन ओवर बाय सैमसंग लिमिटेड। देखो, लिमिटेड वर्ड आया मतलब कि ये कंपनी होगी, तो सैमसंग लिमिटेड कंपनी ने ये पार्टनरशिप फर्म को टेक ओवर कर लिया, मतलब पूरी फर्म को खरीद लिया या ले लिया। अभी यहां पे उसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, तो सैमसंग लिमिटेड टुक ओवर बिल्डिंग एट 90,000, प्लांट एट 18,000, फर्नीचर एट 40,000, जो कि ये सारी की सारी असेट्स है। कितनी असेट कौन सी प्राइस पे ले ली ये बता दिया है। एंड सैमसंग लिमिटेड ऑल्सो टुक ओवर क्रेडिटर्स एट इट्स बुक वैल्यू, तो ये लायबिलिटी क्रेडिटर जो है वो भी ले लिए, पर कौन से क्रेडिटर्स को ये बताया है। ठीक है, बाकी जो लायबिलिटी का कुछ नहीं बताया है या असेट्स का कुछ नहीं बताया, वो हम देखते हैं पहले आगे कि क्या कहा है, और अगर कुछ ना कहा हो तो हमें क्या ट्रीटमेंट दी करनी होती है वो भी समझा रहा हूं। देखो, स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय सोनी एट 50,000। सोनी जो कि एक पार्टनर है, देखो यहां पे सोनी एंड स्पाइस ये दो पार्टनर है। तो यहां पे क्या बोला, जो स्टॉक है यानी कि असेट वो पार्टनर सोनी 50,000 में टेक ओवर करने वाला है। पार्टनरशिप फर्म कलेक्टेड 50,000 फ्रॉम द डेटर्स, मतलब पार्टनरशिप फर्म ने ही जो डेटर्स है उसमें से 50,000 रुपए कलेक्ट किए, और जो बैंक लोन है
उसको 35,000 पे किए, मतलब असेट की ट्रीटमेंट है ये, और यहां पे लायबिलिटी की, बट ये फर्म पे कर रही है। ठीक है, कंपनी टेक ओवर नहीं कर रही है, बट जो फर्म है सोनी एंड स्पाइस की, वही डेटर के पास से पैसा कलेक्ट कर रही है, लोन के पैसे पे कर रही है। इसके बाद स्पाइस एग्रीड, स्पाइस जो कि एक पार्टनर है, टू टुक ओवर द बिल्स पेएबल एट 19,000। तो ये लायबिलिटी जो कि पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, ये असेट पार्टनर ले जा रहा था। कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन जो कि एक्सपेंस है, लिक्विडेशन का खर्चा, लिक्विडेशन मतलब डिसोल्यूशन करके जो हम लोग पूरा कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं उसका खर्चा। और ये एक चीज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, issuing 5,000 fully paid equity shares of Sangsum Limited at ₹10 each and balance in cash settled in purchase consideration। मतलब ये परचेस कंसीडरेशन की अपने को इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब यहां पे पूछा क्या है ये समझ लो, और मैं आपको एक्स्ट्रा क्या प्रैक्टिस करवाने वाला हूं ये भी समझ लो। यहां पे आपको पूछा है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, सिर्फ लेजर अकाउंट्स ही पूछे है, बट मैं यहां पे आपको प्रैक्टिस के लिए एडिशनली एक्स्ट्रा क्या करवा रहा हूं, पास जर्नल एंट्री ऑल्सो, जर्नल एंट्री की भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। हालांकि आपको एग्जाम में ज्यादातर चांसेस सिर्फ लेजर अकाउंट के ही होते हैं, जर्नल एंट्री के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट अगर जर्नल एंट्री आ जाती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी प्रैक्टिस ही नहीं है। और दूसरा, जो भी लेजर पोस्टिंग हम करेंगे वो जर्नल एंट्री पर से ही होता है, तो जर्नल एंट्री वैसे भी समझना हमारे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के लिए बहुत जरूरी है। तो हम ये पहले जर्नल एंट्री करेंगे और फिर जो अकाउंट्स है उसके अंदर हम इफेक्ट पास करेंगे। चलिए तो रेडी हो जाइए। चलिए दोस्तों, तो ये पूरे एग्जाम्पल का सॉल्यूशन हम लोग शुरू करें इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि साहस इंस्टीट्यूट में एक्सीलेंट क्वालिटी का एजुकेशन के लिए FY BCom, SY BCom नेक्स्ट ईयर का, TY BCom उसके एडमिशन ओपन हो गए हैं। तो आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स जो कि बेहतरीन क्वालिटी का एजुकेशन सबसे लोएस्ट फीस पे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वो साहस इंस्टीट्यूट या साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे 11th 12th कॉमर्स, गुजराती एंड इंग्लिश मीडियम, CA एंड CS का भी एक्सीलेंट लेवल का कोचिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो किसी को भी इंटरेस्ट है तो आप उनको जरूर बता सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस करेंगे जो कि एक्स्ट्रा में मैं करवा रहा हूं। तो पहले जर्नल एंट्री का टेबल, तो यहां पे हम टाइटल देंगे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री नो मतलब था आम नोंध। और अगर किसी भी स्टूडेंट को पता ना हो जो कि आप 11th स्टैंडर्ड से पढ़े हो, जर्नल एंट्री का टेबल वो भी मैं आपको ड्रॉ करके यहां पे सिखा रहा हूं कि किस तरह से जर्नल एंट्री का टेबल ड्रॉ होता है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके फंडामेंटल्स वीक होते हैं और उनको बेसिक चीजें भी पता नहीं होती है। तो चलिए, जर्नल एंट्री का मैं आपको पहले टेबल ड्रॉ करके दिखाता हूं। जर्नल एंट्री में क्या क्या चीजें आती है, कौन कौन से कॉलम आते हैं, डेट मतलब के तारीख, पर्टिकुलर्स मतलब के विगत, JF नंबर जर्नल फोलियो नंबर, गुजराती में कहते हैं खापा नंबर, खाता वही पाना नंबर, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ये 5 कॉलम बनाए जाते हैं। तो चलिए, यहां पे मैं ये 5 कॉलम, आप भी स्केल पेंसिल ले लोगे, आपको तकरीबन 1.5 पेज का 1 से 1.5 पेज का ये टेबल बनाना पड़ेगा। सबसे पहला कॉलम डेट का, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा कॉलम पर्टिकुलर का, स्केल का इस्तेमाल करके बनाने का। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना करे कि अपने हाथों से ही सीधी लाइन ड्रॉ कर दे, ठीक है। तो स्केल का इस्तेमाल करके ये टेबल ड्रॉ करेंगे हम लोग। चलिए देखिए, मैं आपके सामने लाइव पूरा करके दिखा रहा हूं, ठीक है। मैं सारी चीजें कैसे टेबल ड्रॉ करना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल, मैं सारी चीजें आपको फंडामेंटली क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं। देखिए, ये मैंने टेबल ड्रॉ कर दिया। अब इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो लिखनी है वो लिख दूंगा। सबसे पहले यहां पे लिखा जाता है डेट, ठीक है, डेट मतलब तारीख। उसके बाद यहां पे आएगा पर्टिकुलर्स, स्पेलिंग लिखने में गलती ना हो, पर्टिकुलर्स यानी कि विगत। फिर शॉर्ट में लिखना है JFN यानी कि जर्नल फोलियो नंबर, जिसको आप गुजराती में कहते थे खापा नंबर। फिर डेबिट अमाउंट एंड फिर क्रेडिट अमाउंट। चलिए, सभी स्टूडेंट 1 से 1.5 पेज का ये जर्नल एंट्री का टेबल जल्दी से अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर दीजिए। चलिए, अगर आप लोगों ने ये टेबल ड्रॉ कर दिया है तो अब
हम जर्नल एंट्री पास करना शुरू करते हैं। जर्नल एंट्री कौन सी सीक्वेंस में पास होती है, इसका वीडियो ऑलरेडी हमारी साहस ऐप पे रखा हुआ है। ये सारी चीजें ऑलरेडी ऐप पे मैंने टॉपिक वाइज पढ़ाई हुई है। अगर आपने वो वीडियोस ना देखे हो तो उसको देख लेने का, ताकि आपको माइंड में जो बेस है, फंडामेंटल्स है, वो क्लियर हो। सबसे पहले सारी की सारी एसेट्स ट्रांसफर होती है। देखो, जब भी बिजनेस बंद होता है, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म या डिसॉल्व होती है या तो टेक ओवर करता है कोई कंपनी, तो भी ऑब्वियस है कि कोई और कंपनी जो है वो पार्टनरशिप को ले जाएगी, तो भी पार्टनरशिप तो बंद ही होने वाली है। तो जब पार्टनरशिप बंद होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। और एक एक्स्ट्रा चीज याद रखना, रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो डिसॉल्यूशन के टाइम पे भी या सेल और कन्वर्जन के टाइम पे भी बनाया जाता है। तो सारी की सारी एसेट्स को हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, एसेट्स को भी और लायबिलिटीज को भी। तो यहां पे सबसे पहली एंट्री हम लोग पास करेंगे असेट के ट्रांसफर की एंट्री। ध्यान रखना दोस्तों, सभी की सभी असेट्स ट्रांसफर की जाती है एक्सेप्ट कैश और बैंक बैलेंस, क्योंकि कैश और बैंक के लिए सेपरेट टेबल बनाया जाता है। तो इसको हम छोड़ देंगे, बाकी की सारी असेट्स को ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पे कौन कौन सी असेट है, तो देखो, एक प्लांट, फर्नीचर, डेटर ये 60,000 से, बीडीआर की इफेक्ट हम लोग अलग से पास करेंगे। उसके बाद ये बिल्डिंग, कैश ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि इसके लिए हम लोग सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, और स्टॉक। तो ये 5 असेट्स को ट्रांसफर करेंगे। अभी नॉर्मली असेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो जब हम उसको ट्रांसफर करेंगे तो सारी की सारी असेट्स क्रेडिट हो जाएगी। तो डेबिट क्या होगा, ऑब्वियस है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो पहली एंट्री यहां पे डेट वाले कॉलम में कोई डेट तो है नहीं, तो सीरियल नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, ऐसा 1 नंबर। आपको टाइटल नहीं लिखना है, मैंने आपकी जानकारी के लिए लिखा है कि पहली एंट्री हम किसकी पास करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री अपनी रहेगी ट्रांसफर ऑफ असेट्स की। तो ये जो भी असेट्स हमने देखी वो सारी की सारी असेट्स उसकी बुक वैल्यू से हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए कौन कौन सी असेट है, प्लांट अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट एंड स्टॉक अकाउंट, ये सारी ट्रांसफर करनी है। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जितनी भी असेट्स है। कौन कौन सी असेट है, प्लांट, फर्नीचर, डेटर्स। तो यहां पे टू प्लांट अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट। ध्यान रखना है आपको कि जो अकाउंट डेबिट होता है वो यहां पे मार्जिन के नजदीक लिखा जाता है, और जो अकाउंट क्रेडिट होता है वो मार्जिन के बाद थोड़ी सी गैप ड्रॉप करके लिखे जाते हैं, जो कि आपको पता ही है, 11th स्टैंडर्ड से आप पढ़ चुके हो। डेटर्स, उसके बाद क्या है, बिल्डिंग एंड स्टॉक। तो यहां पे टू बिल्डिंग अकाउंट एंड टू स्टॉक अकाउंट। तो चलो, प्लांट की वैल्यू क्या है, देखो, प्लांट फर्नीचर 20,000, 30,000, 60,000। यहां पे आउटर कॉलम में लिखेंगे, आउटर कॉलम मतलब क्रेडिट वाले कॉलम में 20,000, फर्नीचर के 30,000, डेटर्स के 60,000, और उसके बाद बिल्डिंग के भी 60,000 और स्टॉक के भी 60,000। तो यहां पे बिल्डिंग में भी 60,000 और स्टॉक में भी 60,000। अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, तो कैलकुलेटर पे ये जितनी भी असेट्स है उनकी अमाउंट का टोटल करेंगे, वो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होगा। तो देखो 20,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000, तो टोटल कितना हुआ, 2,30,000। तो यहां पे 2,30,000 डेबिट होंगे। क्लियर हुआ। तो ये अपनी पहली एंट्री कंप्लीट हुई, जिसमें हमने सारी की सारी असेट्स को ट्रांसफर कर दिया। अब जैसे सारी असेट्स को ट्रांसफर किया वैसे ही सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पे लायबिलिटीज कौन कौन सी है, तो क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बिल्स पेएबल एंड वर्कर्स प्रोविडेंट फंड, ये 4 लायबिलिटीज को अपन को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। अभी देखो, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको ट्रांसफर करेंगे, तो ये लायबिलिटीज डेबिट करनी पड़ेगी। और ट्रांसफर कहां होता है, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, वर्कर्स प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो चलिए कौन कौन सी लायबिलिटीज है वो सारी लायबिलिटीज हम लोग यहां पे लिख देते हैं, क्रेडिटर, बैंक लोन, बिल्स पेएबल। चलिए, ये सेकंड ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी, सिर्फ नॉलेज के लिए टाइटल आपको देने की जरूरत नहीं है। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट,
बैंक लोन अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, वर्कर्स पीएफ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? तो चलिए सबकी अमाउंट देख लेते हैं। तो यहां पे 45,000, 40,000, 20,000 एंड 3,000, 45, 40, 23। तो लिख देते हैं 45,000, 40,000, 20,000, 3,000। देखो दोस्तों, आपको तो साथ में ही लिखना चाहिए। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 45,000, फिर उसके नीचे बैंक लोन अकाउंट डेबिट 40,000। आपको इसी तरह से लिखना चाहिए। मुझे स्क्रीन ऊपर नीचे करनी पड़ रही है, पर आपके पास तो एग्जाम में पेपर होगा ही, तो उसमें से ही देख के लिखना है। चलो मैं भी आपको वही प्रैक्टिस करके दिखाता हूं कि पेपर में से देख के हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम क्या करेंगे, ये सभी लायबिलिटीज जो है उसका कैलकुलेटर पे टोटल करेंगे। तो 45,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 3,000, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों? यहां पे 1,08,000। तो यहां पे 1,08,000। क्लियर? अभी कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर क्या जर्नल एंट्री के बाद नैरेशन लिखनी है? नैरेशन मतलब बाबत जे। तो यहां पे नॉर्मली आपको जर्नल एंट्री ही नहीं पूछते हैं, बट अगर जर्नल एंट्री पूछी है तो हमें पता ही है कि जर्नल एंट्री के साथ नैरेशन हमेशा होती ही है। बाबत जे लखवानी, तो बाबत जे में क्या लिखेंगे? बीइंग करके जो भी है वो लिख देंगे। ध्यान रखना, बाबत जे मतलब नैरेशन, इसकी शुरुआत हम करेंगे बीइंग से। गुजराती मीडियम में स्टूडेंट्स आ रीते लगता था, ते આવી રીતે लगता था। तेना मतलब बाजे, बाबत जे शॉर्ट में लिखता था बाबत जे, बाजे। जवाबदारियों रियलाइजेशन खाते ट्रांसफर करी अथवा फेरबदल करी तेना, इस तरह से लिखते थे। उसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे? बीइंग लिखेंगे। आप लोग गुजराती में जो तेना लिखते थे, अब एनी जगह આપણે લખીશું बीइंग। तो बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। पहले वाले में बीइंग असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। आप लिखना चाहो तो अभी लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। बीइंग असेट्स ट्रांसफर पहली वाली एंट्री के लिए, बीइंग असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड वाले में बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? चलिए पहली दो एंट्रियों को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर दीजिए। पहली दो एंट्री लिख दी हो, उसके बाद दोस्तों यहां पे अगर आपने ऑब्जर्व किया तो असेट्स में से ये बीडीआर 5,000 के माइनस हुए हैं, तो उसको भी ट्रांसफर करने पड़ेंगे बीडीआर को, या डेप्रीसिएशन फंड ऐसा कुछ भी दिया हो तो उसको भी ट्रांसफर करना पड़ता है। लाइक लायबिलिटी, लायबिलिटी के जैसे ही ऐसे कोई रिजर्व या फंड दिया हो, ऐसी कोई रिजर्व यानी कि डेप्रीसिएशन रिजर्व या तो फिर ये बेड डेट रिजर्व, ऐसा नॉट जनरल रिजर्व, क्योंकि जनरल रिजर्व तो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहां पे हम लोग थर्ड वाली एंट्री ये लिख देंगे बीडीआर की। तो यहां पे थर्ड नंबर आप लिखोगे बीडीआर का। बीडीआर कितने हैं? 5,000 रुपीज के है। तो सिंपली आपको आपकी बैलेंस शीट में देखना है कि हाँ 5,000, और लायबिलिटी जैसे ही ट्रीटमेंट होती है तो लायबिलिटी में हमने क्या किया? अलग अलग लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब यहां पे लायबिलिटी की जगह पे क्या दिया है? बेड डेट रिजर्व। तो इसकी एंट्री हम लोग लिखेंगे बेड डेट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 5,000। बीइंग एक में मैं लिख के दिखा देता हूं, बीइंग बेड डेट रिजर्व ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस तरह से नरेशन लिखी जाती है। क्लियर? तो जो भी असेट्स और लायबिलिटी थी उसको हमने ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम अपने को एग्जांपल में दी होती है, ये जैसे कि ये, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर्स के बीच में उनके P&L रेशियो में, जो कि अपने को यहां पे 2:1 दिया है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी यहां पे देखो दो अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम दी है, जनरल रिजर्व 6,000 की और वर्कर कॉम्पनसेशन फंड 3,000 का। पहले नीचे एडजस्टमेंट में एक बार देख लेने का कि क्या कोई एडजस्टमेंट ऐसा तो नहीं है ना जो जनरल रिजर्व या तो वर्कर जे कॉम्पनसेशन फंड है उसको इफेक्ट करता हो। अगर ऐसा कोई एडजस्टमेंट है तो पहले वो एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट हम पास करेंगे, और बाद में अगर कुछ बैलेंस बचा हो तो उसी बैलेंस को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पर हमने ये सारे के सारे एडजस्टमेंट्स देख लिए हैं, जिसमें कहीं पर भी बेड डेट रिजर्व को इफेक्ट, जनरल रिजर्व को इफेक्ट करता हुआ या तो वर्कर्स कॉम्पनसेशन फंड को इफेक्ट करता हुआ कोई एडजस्टमेंट नहीं आ रहा है, तो सीधी ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है 6,000 और 3,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमॉन्ग्स्ट पार्टनर इन 2:1।
अब यहां पे ये दोनों चीजों को आप सेपरेट सेपरेट भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। हम लोग यहां पे एक ही एंट्री में कवर कर देंगे क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस के लिए, नॉलेज के लिए जर्नल एंट्री को सीख रहे हैं। तो यहां पे हम लोग इसको कवर कर देते हैं इसी के अंदर, ठीक है। तो चलिए, दो चीजें हैं, जनरल रिजर्व और वर्कर्स कॉम्पनसेशन फंड। जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। देखो ये सारी जर्नल एंट्री मैंने एक अलग सेशन में ऑलरेडी आपको सिखा दी है। याद ना हो तो ऐप ओपन करो, साहस ऐप, और उसमें जर्नल एंट्री वाला वीडियो देख लो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो यहां पे अपनी जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है, एक जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, उसकी अमाउंट देख लो। एग्जांपल में जनरल रिजर्व कितने का है, 6000 का है, और उसके साथ साथ वर्कर्स कॉम्पनसेशन फंड 3000 का, तो ये 6000 वर्कर कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 3000। अभी इसको हम क्या करेंगे, टू सोनी अकाउंट, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, टू स्पाइस अकाउंट। ये हम क्या करेंगे, इनका P&L रेशियो 2:1 इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 6000 प्लस 3000 यानी कि 9000 इंटू 2/3। ये बाय 3 क्यों लिया, क्योंकि 2:1, तो 2 + 1 3 हो जाता है, तो सोनी का शेयर हो जाता है 2/3, स्पाइस का शेयर हो जाता है 1/3। 2/3, 1/3, तो आना उसे 6000 रुपीज सोनी के और स्पाइस के 9000 इंटू 1/3 तो कितने हो गए, 3000। अगर आप सेपरेट लिख रहे हो दोनों की एंट्री तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद अभी जर्नल एंट्री में हमने असेट ट्रांसफर कर दी, लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी, बेड डेट रिजर्व या अगर डेप्रिसिएशन फंड होता तो वो ट्रांसफर कर दिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है परचेस कंसीडरेशन, इसकी अमाउंट डिसाइड करने की। तो यहां पे परचेस कंसीडरेशन के लिए देखो, ये इंफॉर्मेशन अपने को दी है, पहला ही एडजस्टमेंट विच इज रिलेटेड टू परचेस कंसीडरेशन। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं परचेस कंसीडरेशन। अभी याद करो दोस्तों, परचेस कंसीडरेशन की अमाउंट कैसे होती है, तो जितनी भी असेट्स टेक ओवर की है कंपनी ने, उसमें से जितनी भी लायबिलिटीज टेक ओवर की है उसको माइनस करेंगे और जो डिफरेंस मिलेगा वो हमारा परचेस कंसीडरेशन हो जाएगा। तो यहां पे देखो, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, ये 3 असेट ली है, उनका टोटल, उसमें से क्रेडिटर्स बुक वैल्यू पे मतलब ये 45,000 पे उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो चलिए वर्किंग नोट करेंगे। तो दोस्तों, जहां पर भी आपका जर्नल एंट्री का टेबल कंप्लीट होता हो ना, उसी के नीचे एक इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट लिखना। देखो मैंने लिखा ही है, कैलकुलेशन फॉर परचेस कंसीडरेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा, परचेस कंसीडरेशन की अमाउंट आप कैसे ला रहे हो ये वर्किंग नोट में आपको दिखाना पड़ेगा। और उसकी फॉर्मूला क्या होती है, एग्रीड वैल्यू ऑफ असेट टेकन ओवर माइनस एग्रीड वैल्यू ऑफ लायबिलिटी टेकन ओवर। तो यहां पे देखो कौन कौन सी असेट टेक ओवर की है। तो पहला अपने को दिया हुआ है बिल्डिंग, कितने में टेक ओवर की है, 90,000। तो 90,000, चाहो तो इनर कॉलम में लिखो, चाहो तो आउटर कॉलम में लिखो, दैट इज अप टू यू। चलिए 90,000, यहां पर लायबिलिटी एक ही इसलिए आउटर कॉलम में लिख देंगे तो चलेगा, बट हम चाहे तो इनर कॉलम में लिख के फिर टोटल को भी आउटर कॉलम में ले सकते हैं, ठीक है। चलो बिल्डिंग, उसके बाद दूसरी कौन सी लायबिलिटी असेट टेक ओवर की है, प्लांट 18,000 पे। आप पैम्पलेट में देखो, पैम्पलेट में ये सारी चीजें लिखी हुई है, प्लांट 18,000 में टेक ओवर किया। प्लस नेक्स्ट हमने क्या टेक ओवर किया है, फर्नीचर 40,000 में। ये 3 असेट को टेक ओवर किया है, तो ये तीनों का टोटल अब हम आउटर कॉलम में ले लेंगे। तो यहां पे कैलकुलेटर के ऊपर ये तीनों का टोटल 90,000 प्लस 18,000 प्लस 40,000, तो टोटल कितना हो गया, 1,48,000। और उसमें से लायबिलिटी जो टेक ओवर की है वो माइनस की जाती है। तो माइनस लायबिलिटी में क्या टेक ओवर किया है, क्रेडिटर्स एट इट्स बुक वैल्यू माइनस क्रेडिटर एट बुक वैल्यू। अभी यहां पे एक ही है लायबिलिटी, तो सीधा आउटर कॉलम में लिख दो। अगर 2-3 होते तो इसको भी इनर कॉलम में लिखते, फिर टोटल करके आउटर कॉलम में ले जाते। और क्रेडिटर उसको उसकी बुक वैल्यू पे ले गए हैं,
बुक वैल्यू आप देखो, जो बैलेंस आपको बैलेंस शीट दी है उसमें 45,000 लिखे, तो यहां से हम लोग 45,000 को माइनस करेंगे, तो ये जो बैलेंस मिलेगा अपने को वो हो जाएगा परचेज कंसीडरेशन 1,48,000 माइनस 45,000, तो 1,03,000 ये हमारे परचेज कंसीडरेशन की अमाउंट हुई, वैल्यू ऑफ परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। ये परचेज कंसीडरेशन की वैल्यू ढूंढने के शॉर्ट एग्जांपल भी आ सकते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये परचेज कंसीडरेशन की 1,03,000 रुपए से हम लोग इफेक्ट पास कर देते हैं जर्नल एंट्री, और उसके बाद ये परचेज कंसीडरेशन को आप देखो लास्ट वाले एडजस्टमेंट में कि शेयर दिया है और कैश पेमेंट किया है, तो किस तरह से ये 1,03,000 पे किया है उसकी भी हम ट्रीटमेंट देखते हैं। पर पहले ये 1,03,000 की जो परचेज कंसीडरेशन की वैल्यू डिसाइड हुई है उसकी हम एंट्री डाल देते हैं। तो ये 1,03,000 अपने को सैमसंग लिमिटेड के पास से लेने हैं, तो सैमसंग लिमिटेड के पास से लेंगे तो उनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और फर्म को मिलेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। वैसे भी फर्म के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो रियलाइजेशन में डेबिट होते हैं, मतलब पेमेंट, और जितनी भी रिसिप्ट होती है इनकम वो सारे रियलाइजेशन में क्रेडिट आएंगे। तो यहां पे क्या एंट्री होगी, सैमसंग लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट कितनी 1,03,000 बीइंग परचेज कंसीडरेशन डिसाइडेड या परचेज कंसीडरेशन ड्यू। ठीक है, अब ये परचेज कंसीडरेशन 1,03,000 का कैसे पे किया है वो देख लो। ये 6th नंबर के एडजस्टमेंट में बोला है कि 5,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एंड बैलेंस इन कैश, मतलब कि 1,03,000 का जो परचेज कंसीडरेशन सैमसंग लिमिटेड को पे करना है स्पाइस एंड सोनी को, उसमें से वो 5,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए पे एक इस तरह से दे रहे हैं, और बाकी की अमाउंट जो होगी वो कैश में दे रहे हैं। तो यहां पे किस तरह से ये परचेज कंसीडरेशन पे हुआ है उसका भी हम लोग यहां पे वर्किंग नोट लिख देते हैं। देखो परचेज कंसीडरेशन का पेमेंट, तो यहां पे परचेज कंसीडरेशन हुआ है 1,03,000 का, 1,03,000। अभी उसमें से दो चीजें उन्होंने दी है, एक इक्विटी शेयर, कितने 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, सॉरी 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो वैल्यू क्या हो गई 50,000। वो कैसे आए 5,000 शेयर इंटू ₹10, और जो बाकी की वैल्यू है वो कैश में दी है, तो 1,03,000 टोटल है, उसमें से 50,000 के शेयर, तो बाकी का क्या होगा कैश। तो यहां पे कैलकुलेटर के ऊपर 1,03,000 माइनस 50,000 के तो शेयर हो गए, तो 53,000 ये कैश में पे करेंगे। ठीक है, कितना 53,000। तो अब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे ये परचेज कंसीडरेशन के रिसीव्ड की, जिसमें 53,000 के शेयर मिले, सॉरी 50,000 के शेयर मिले और 53,000 कैश में मिले हैं। तो चलिए परचेज कंसीडरेशन रिसीव्ड इसकी जर्नल एंट्री, तो अपने को परचेज कंसीडरेशन रिसीव्ड में शेयर मिले, तो इक्विटी शेयर ऑफ सैमसंग लिमिटेड अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए की वैल्यू के शेयर मिले, वो मैं आपको दिखा चुका हूं, 5,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, और बाकी का कैश मिला है, तो कैश अकाउंट डेबिट 53,000 टू किसके पास से मिला, सैमसंग लिमिटेड अकाउंट 1,03,000। क्लियर, तो ये परचेज कंसीडरेशन की रिसिप्ट की भी अपनी जर्नल एंट्री हो गई। चलिए यहां तक की चीजों को आप समझ के, पहले वीडियो को पॉज करके यहां तक की चीजों को समझ के नोटबुक में नोट डाउन कर दीजिए। चलिए यहां तक लिख दिया हो, तो अब उसके बाद कौन से जर्नल एंट्री आएगी, तो देखो परचेज कंसीडरेशन का मेन तो हो गया, फिर यहां से ये सारे जो एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स है उसकी जर्नल एंट्री पास करनी होगी। तो सेकंड नंबर का देखो, स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय सोनी एट 50,000 स्टॉक असेट, जो कि रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गई थी। अब इसको एक पार्टनर सोनी टेक ओवर कर रहा है, तो जब भी पार्टनर कोई असेट ले जाता है तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, और क्रेडिट क्या होगा, असेट अकाउंट नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि असेट को ऑलरेडी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं। पहली जर्नल एंट्री हमने इसके रिगार्डिंग पास कर दी थी, तो आपको एमसीक्यू के एंगल से भी ये चीज काम लग सकती है, शॉर्ट सम के एग्जांपल में भी काम लग सकती है कि असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो उसमें क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट
50,000 रुपए पे अमाउंट तो अपने को दे दी है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे स्टॉक टेकन ओवर बाय सोनी एट 50,000, तो उसकी जर्नल एंट्री सोनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000 बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय पार्टनर सोनी। इसके बाद यहां पे देखो नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट थर्ड नंबर का, के डेटर्स के पास से 50,000 रुपए कलेक्ट किए। थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट देखो, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स रुपीज 50,000, तो 50,000 रुपए फर्म को मिलेंगे, पैसे आएंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। तो जब भी कोई पैसा मिलता है, इनकम होती है, तो रियलाइजेशन अकाउंट ही क्रेडिट करना है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट देखो, जो भी चीज आपकी बाकी रह जाए तो टेंशन नहीं लेने का, वीडियो को पॉज करो या थोड़ा रिवाइंड करके नोट डाउन करते जाओ। देखो, पार्टनरशिप फर्म कलेक्टेड 50,000 फ्रॉम डेटर्स एंड 35,000 वो क्या किया, बैंक लोन पे की, फर्म ने बैंक लोन पे की तो पैसे जाएंगे तो कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी बैंक लोन को तो हम ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं। तो यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 35,000 बता दिया है अपने को टू कैश और बैंक अकाउंट बीइंग बैंक लोन पेड बाय पार्टनरशिप फर्म। क्लियर। चलिए, इसके बाद क्या कहा है, सिंपली हम एडजस्टमेंट्स देखते जाते हैं। स्पाइस जो कि एक पार्टनर है, एग्री टू टेक ओवर द बिल्स पेएबल लायबिलिटी को पार्टनर टेक ओवर कर रहा है। तो जब असेट टेक ओवर करे ना पार्टनर, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, पर जब पार्टनर कोई लायबिलिटी टेक ओवर करे तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो स्पाइस का अकाउंट क्रेडिट करेंगे और डेबिट तो रियलाइजेशन अकाउंट करना है 19,000 से। तो नेक्स्ट यहां पे पार्टनर एग्री कर रहा है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा एंड रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो यहां पे हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 19,000 टू स्पाइस कैपिटल अकाउंट 19,000। ये ऊपर वाले में 35,000 यहां पे लिखने रह गए, मैं लिख देता हूं। चलिए, क्लियर। तो ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अपना एडजस्टमेंट है जिसमें लिक्विडेशन के एक्सपेंस 2,000 रुपीज पे किए हैं। तो लिक्विडेशन एक्सपेंस है कोई भी, तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पे कर दिए हैं, तो कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 2,000 रुपीज, देखो एडजस्टमेंट में बोला हुआ ही है, तो ये भी हो गया। तो चलो यह भी लिख दो अपनी नोटबुक में। अभी आप लोगों को खास ध्यान रखना है, क्या करना है, ऊपर असेट्स और लायबिलिटीज को चेक कर लेना है कि क्या सारी असेट्स और लायबिलिटी की ट्रीटमेंट हो गई है क्या। देखो, प्लांट परचेज कंसीडरेशन में आ गया, फर्नीचर का क्या हुआ, डेटर्स, बिल्डिंग, स्टॉक, इन सब का क्या हुआ है देख लेना है। तो देखो यहां पे जो स्टॉक था, ये वाला एडजस्टमेंट देखो अपना सेकंड नंबर का, उसको पार्टनर ले गया, मतलब इसका काम हो गया। इसके बाद डेटर्स के पास से फर्म ने 50,000 कलेक्ट किए, ये थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट, मतलब डेटर का भी काम हो गया। और परचेज कंसीडरेशन के लिए बिल्डिंग, प्लांट एंड फर्नीचर यूज हुए थे, बिल्डिंग, प्लांट एंड फर्नीचर, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग। तो मतलब ये सारी की सारी असेट्स जो है वो हो गई। कैश और बैंक का तो अलग अकाउंट ही बनता है, तो अब कोई असेट बची नहीं है। अगर कोई असेट बची होती तो हम ऐसा ही मानते कि उसको फर्म ने बुक वैल्यू पे बेच दिया, उसके पैसे आ गए, ठीक है। और लायबिलिटी का भी चेक कर देते हैं। तो लायबिलिटी के लिए देखो, क्रेडिटर्स जो है उसका क्या हुआ है, तो यहां पे क्रेडिटर बुक वैल्यू पे ले गए परचेज कंसीडरेशन के वक्त, तो ये हो गया। बैंक लोन यहां पे फर्म ने पे कर दिए, थर्ड नंबर के एडजस्टमेंट में देखो, तो ये पे हो गई। बिल्स पेएबल को ये स्पाइस लेके गया, देखो बिल्स पेएबल, तो ये भी हो गया। उसके बाद तो कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन और परचेज कंसीडरेशन कैसे पे किया है उसके एडजस्टमेंट है। दोस्तों ये आप देखोगे ध्यान से तो इसका तो कुछ नहीं हुआ। वर्कर्स प्रोविडेंट फंड ये लायबिलिटी है जिसका कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर यहां पे क्या करना पड़ेगा, इसको बुक वैल्यू से फर्म ने पे कर दिया है ऐसा मान के इसकी ट्रीटमेंट पास की जाएगी।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री जो कि डायरेक्टली नहीं बताई है बट अपने को समझ के डिसाइड करना है कि वर्कर्स प्रोविडेंट फंड 3000 के फर्म पे कर देगी, तो उसकी जर्नल एंट्री यहां पे पेमेंट ऑफ वर्कर्स प्रोविडेंट फंड क्या हो जाएगी, एक्सपेंस से पे कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3000 टू कैश और बैंक अकाउंट 3000। क्लियर दोस्तों? तो यहां पे सबसे पहला पड़ाव हमने हमारा कंप्लीट किया, जर्नल एंट्रीज कंप्लीट कर दी। अगर एग्जांपल में जर्नल एंट्री पूछी है तो आपको ये जर्नल एंट्री आनी चाहिए। अगर जर्नल एंट्री पूछी ही नहीं है तो आपको ऑब्वियस है कि नेसेसरी अकाउंट्स तो बनाने ही होंगे। तो यहां पे कौन कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, तो सबसे पहले तो आपको एक परचेज कंसीडरेशन का वर्किंग करना पड़ेगा जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया। इसके अलावा आपको एक रियलाइजेशन अकाउंट कंपलसरी बनाना होता है। ध्यान रखना, ये भी चीजें सिखा चुका हूं कि कौन कौन से टेबल बनाए जाते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा जो कि थोड़ा बड़ा बनेगा कंपैरेटिवली। फिर सैमसंग कंपनी लिमिटेड टेक ओवर कर रही है पार्टनरशिप फर्म को, तो सैमसंग कंपनी लिमिटेड का अकाउंट बनेगा ही कंपलसरी। फिर ये जो दो ये है ना, ये डिपेंड करता है कि बनेगा या नहीं बनेगा। अगर परचेसिंग कंपनी ने अपने को इक्विटी शेयर दी है तो इक्विटी शेयर का अकाउंट बनाना पड़ेगा, अपने को प्रेफरेंस शेयर भी दिए तो प्रेफरेंस शेयर का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, डिबेंचर दिए होते तो डिबेंचर का भी अकाउंट बनाते। जितनी चीजें परचेसिंग कंपनी ने अपने को परचेस कंसीडरेशन में दी होती उतने अकाउंट बनाते। यहां पे इक्विटी शेयर ही दी है तो उसका अकाउंट बनाएंगे। कैश और बैंक अकाउंट तो कंपलसरी आएगा ही, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ये भी कंपलसरी रहने ही वाला है। तो चलिए ये 5 टेबल अपने को बनाने हैं। टेबल के फॉर्मेट तीनों में सेम ही रहेंगे, पर यहां पे आपके नॉलेज के लिए ये टेबल ड्रॉ करके भी मैं आपको सिखा देता हूं। ठीक है, कौन कौन से टेबल ड्रॉ करने हैं, तो पहला अपना बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। देखो मैं नंबरिंग ही कर देता हूं। फर्स्ट अपना टेबल बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। अभी रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए आप क्या करोगे, तो आपको आपकी जो भी नोटबुक है उसमें जहां पर भी आप ये अपना टेबल ड्रॉ करने वाले हो वो पेज को सेंट्रली फोल्ड कर दोगे, बीच में से मार्जिन के साथ इस तरह से पेज को क्या कर दोगे, फोल्ड कर दोगे, ताकि आपको एक सेंटर में क्रीज लाइन मिल जाए। क्लियर? तो आप पेज को फोल्ड करोगे और फिर स्केल का इस्तेमाल करना है। जहां पे सेंटर लाइन आई है वहां से हम पेज को बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये पहली लाइन अपनी रियलाइजेशन अकाउंट कंपैरेटिवली बड़ा बनाना होगा। लेफ्ट साइड पे पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, ऐसे 2 कॉलम आएंगे। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, और राइट साइड पर भी पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, और इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये टेबल ड्रॉ कर दिया। इसके बाद क्या करना है, लेफ्ट साइड पे डेबिट लिखना है, क्योंकि अकाउंट है, खातू है तो डाबी बाजू उधार जमनी बाजू जमायु लखવું पड़े। तो यहां पे डेबिट, यहां पे क्रेडिट। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना दोस्तों। फुल मार्क्स सिक्योर करने हैं तो यही सारी चीजें आपको हेल्प करेगी। फिर यहां पे हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। ये दोस्तों आप लोग तकरीबन 20 लाइन का बनाओगे। ठीक है, 20 लाइन के आसपास का आपको ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद उसके नीचे आपको बनाना है सैमसंग लिमिटेड का अकाउंट। आप अकाउंट ऊपर नीचे कर देते हो तो चलेगा। तो इसी तरह से लाइन फॉर्मेट सेम रहेगा। दूसरा अकाउंट आप बनाओगे सैमसंग लिमिटेड का, जो कि आप तकरीबन 5 से 7 लाइन का बना दो। उसके बाद सैमसंग लिमिटेड के शेयर का अकाउंट, ये भी आप 4 से 6 लाइन का बना दो। उसके बाद कैश और बैंक अकाउंट, ये कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये आप लोग तकरीबन 10 से 13 लाइन का बनाओ। और आखिरी ये ध्यान रखना, ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहां पे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टाइटल लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अपने हाथों में स्केल ले लोगे। चलो मैं भी ले लेता हूं मेरी स्केल। पेज को बीच में से फोल्ड करोगे, ये चीज तो सेम रहेगी। ये सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी, आपको समझ में आए सेंटर है इसलिए मैं यहां पे 2 लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। कंपलसरी नहीं है आपको ऐसी 2 लाइन ड्रॉ करनी। अभी लेफ्ट साइड पे पर्टिकुलर्स, और उसके बाद ध्यान रखना यहां पे 2 पार्टनर है ना, तो
तो अमाउंट के लिए दो कॉलम बनाने पड़ेंगे, ये एक सोनी का और एक स्पाइस का। उसी तरह से राइट साइड पर भी सेम, एक सोनी भाई साहब का और दूसरा स्पाइस का। क्लियर? इस तरह से आपको टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहां पे ये हो गया टेबल अपना। क्लियर? टेबल ड्रॉ करने के बाद चीज तो सेम ही रहेगी, यहां पे लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, सोनी एंड स्पाइस। देखो ये नाम लिखने हैं, तीन पार्टनर होते तो तीन पार्टनर के नाम लिखते, ये चीज ध्यान रखना। पर्टिकुलर्स, सोनी एंड स्पाइस। समझ में आया? तो इस तरह से अपने 5 टेबल आपको ड्रॉ करने हैं। देखो ये आपको पांचों के 5 टेबल में यहां पे दिखा रहा हूं, ठीक है? तो आप वीडियो को पॉज करके ये पांचों के 5 टेबल इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर? चलिए पहले वीडियो को पॉज करके ये 5 टेबल आप लोग जल्दी से अपनी बुक में ड्रॉ कीजिए। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने ये टेबल ड्रॉ कर दिए हैं तो अब क्या करना है? तो सबसे पहले अपने को बैलेंस शीट में, आप पैम्पलेट अपने हाथ में ले लोगे, बैलेंस शीट में जो बैलेंसेस दिए हैं वो ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पे देखिए ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है वो लिख देंगे कैपिटल अकाउंट में, और ये कैश अकाउंट का बैलेंस दिया है 42,000, उसको कैश और बैंक अकाउंट में लिख देंगे। तो सबसे पहले सोनी और स्पाइस की कैपिटल 90,000 एंड 60,000। सबसे पहले टेबल ड्रॉ कर देने के बाद ये कैपिटल लिखी जाती है, ये सीक्वेंस किस तरह से पोस्टिंग होती है ये मैं आपको बता चुका हूं कि ऑलरेडी ये सेशन कंप्लीट हो चुका है, उसका वीडियो हमारी ऐप पे रखा हुआ है, तो आप उसको देख लीजिए ताकि ये स्टेप्स आपके माइंड में फिट हो जाए। तो सबसे पहले ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या कैरीड डाउन। गुजराती में कहिए तो बाकी आगड़ लाव्या। चलो कितना बैलेंस है? तो सोनी का 90,000 और स्पाइस का 60,000 ये लिख देंगे। और इसी तरह से कैश और बैंक का बैलेंस कितना है? 42,000। तो कैश और बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है, तो यहां पे डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाकी आगड़ लाव्या, डेबिट वाले कॉलम में 42,000। तो ये कैपिटल को क्रेडिट साइड पे और कैश बैलेंस को कैश और बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख दीजिए। आपको जहां पर भी जरूरत लगती है तुरंत वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें। देखो आपको इतना बढ़िया एडवांटेज मिल रहा है जो कि किसी भी स्टूडेंट को नहीं मिलता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की स्पीड अलग अलग होती है। तो आपको क्या एडवांटेज मिलेगा कि आप आपके हिसाब से मुझे ऑपरेट कर सकते हो। वैसे टीचर को कोई ऑपरेट नहीं कर सकता, टीचर तो अपने हिसाब से पढ़ाते रहते हैं। स्टूडेंट को होता है कि भाई अपने हिसाब से अपनी स्पीड में लिखो। कोई स्टूडेंट्स कैसा हो रह जाता है कि सर पीछे रह गए, सर ये समझ में नहीं आएगा, या नहीं आया सर ये लिखना रह गया, सर क्या बोलेंगे, जल्दी जल्दी से मेरे को तो खत्म करना है। भाई यहाँ पे क्या है, मैं आपकी उंगलियों पे नाच रहा हूं। जरूरत लग रही है रिवाइंड करो, जरूरत लग रही है वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर दो। आगे का मिस हो गया तुरंत रिवाइंड का बटन दबाओ, थोड़ा पीछे जाओ, समझ के नोट डाउन कर दो। कुछ भी चीज आपकी मिस नहीं होने दूंगा, बस ध्यान से आप इंटरेस्ट अच्छे से अपना इन्वॉल्व करके रखिए। क्लियर? जैसे ही ये दो चीजें लिख दी उसके बाद क्या करना होता है? तो नेक्स्ट स्टेप होता है जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम्स है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पे दो अलग अलग अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है, तो वो दोनों को हम लोग ट्रीट कर देंगे। एक है जनरल रिजर्व जो कि 6,000 रुपीज का है, तो यहां पे बाय जनरल रिजर्व, ध्यान रखना दोस्तों पार्टनर्स के बीच में वो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहां पे जनरल रिजर्व 6,000 का है, तो कैलकुलेटर पे 6,000 इंटू 2/3 तो कितना 4,000, और स्पाइस का कितना हो जाएगा 2,000। और इसी तरह से जनरल रिजर्व के जैसा ही बाय वर्कर्स कॉम्पेंसेशन फंड है, ये भी 2:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि उनके P&L रेशियो में 3,000 की अमाउंट, तो कैलकुलेटर पे 3,000 इंटू 2/3 तो कितना हो जाएगा, इसका 2,000 और इसका 1,000। क्लियर? तो चलो ये भी नोट डाउन कर दीजिए। अभी इसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? तो जितनी भी असेट्स है पहली जर्नल एंट्री से अब सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे। पहली जर्नल एंट्री सारी की सारी असेट्स ट्रांसफर की थी, तो असेट्स को कहां ट्रांसफर किया था? रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे, तो ट्रांसफर ऑफ असेट्स, जितनी भी असेट्स है वो सारी की सारी हम लोग लिख देंगे। टू प्लांट, सीधा आउटर कॉलम में भी लिख सकते हैं या इनर कॉलम में लिख के टोटल भी आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। तो यहां पे एक एक करके जितनी भी असेट्स है वो सारी की सारी लिख देंगे। आप जर्नल एंट्री रिफर कर सकते हो, या आपके पास एग्जांपल में
बैलेंस शीट है ही, सीधा वो ही देखना है। जर्नल एंट्री तो हमने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए ली थी, बट ये सारा आप देख के नोट डाउन कर सकते हो, या तो फिर आपके पास एग्जांपल में यहां पे ये देख लेना है। प्लांट 20, 30, ये 60, 55, 60, ये कैश बैंक, तो कैश बैंक अकाउंट में हमने लिख दिया, और ये स्टॉक 60, ये सारे के सारे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे हम लोग लिख देंगे। तो चलिए रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे ये सारी चीजों का मैं पोस्टिंग कर देता हूं। सीक्वेंस ध्यान से समझो, पहले टेबल ड्रॉ किए, फिर कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिख दिए, साथ में कैश अकाउंट का बैलेंस लिख दिया, फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कैपिटल अकाउंट में। अब फिफ्थ चीज, रियलाइजेशन अकाउंट में असेट्स को हम डेबिट साइड पे ट्रांसफर करेंगे। तो टू प्लांट, जितनी भी असेट्स एग्जांपल देख के लिख देना है। तो प्लांट है 20,000 का, बैलेंस शीट में आप देख लो, बिल्डिंग की वैल्यू है 60,000, जो भी है वो सारी की सारी असेट लिख देनी है। डेटर्स, सीक्वेंस थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है असेट्स की, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। स्टॉक, इसकी भी वैल्यू 60,000 है। एंड फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू अपने को दी है 30,000। तो चेक कर लेना है कि सारी की सारी असेट्स आ गई ना, तो यस, अपनी पांचों की पांचों असेट यहां पे आ गई है। तो अब अपने को क्या करना है, लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है, यानी कि सेकंड जर्नल एंट्री। लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर होती है, तो यहां पे लायबिलिटी के लिए मैं पेन अलग कलर की कर देता हूं, आपको तो सेम ही लिखना है। तो हमारी जो चारों लायबिलिटी है वो लायबिलिटी ट्रांसफर कर देंगे। तो पहला है बाय बैंक लोन, और ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखना बुक वैल्यू से ही ट्रांसफर होती है, क्योंकि हम ये ट्रांसफर की एंट्री डाल रहे हैं। तो 40,000, उसके बाद क्रेडिटर्स 45,000, यहां पे लायबिलिटी कुछ ऊपर नीचे लिख दी तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। बाय बिल्स पेबल, उसकी वैल्यू है 20,000। एंड वर्कर्स पीएफ, वर्कर्स प्रोविडेंट फंड या प्रॉफिट शेयरिंग फंड हो तो भी चलेगा, 3,000। और इसके बाद देखो, हमने थर्ड नंबर की एंट्री में लिखा था बेड डेट रिजर्व ट्रांसफर किया था, जो भी लायबिलिटी के जैसे ही ट्रीट किया जाता है। तो यहां पे बाय बेड डेट रिजर्व 5,000 ये हम पोस्ट कर देंगे। तो पहली जो 3 जर्नल एंट्री थी इसका हमारा पोस्टिंग हो गया। वीडियो को पॉज करके ये रियलाइजेशन अकाउंट में 3 चीजें हमने पोस्ट की है, सीक्वेंस में मैं नंबर लिखवा देता हूं। ये पहली चीज थी, ये दूसरी चीज आई, और ये तीसरी चीज आई, ठीक है। सारी एसेट्स, लायबिलिटी और ये बेड डेट रिजर्व वाला। इसके बाद परचेस कंसीडरेशन की हमारी जर्नल एंट्री थी, देख लेते, सीक्वेंस में ही जाना है। ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। तो अब अपना आएगा परचेस कंसीडरेशन, जिसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, सैमसंग लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे बाय सैमसंग, और सैमसंग लिमिटेड में डेबिट साइड पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। जर्नल एंट्री पर से लेजर पोस्टिंग का रूल आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 11th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो। આમનોંધમાં જે ખાતું ઉધાર થયું હોય, ખતવણીમાં એ ખાતાની ઉધાર બાજુ નોંધ કરવાની, અને આમનોંધમાં જે ખાતું જમા થયું છે, ખતવણીમાં એ ખાતાની જમા બાજુ નોંધ કરવાની। मींस सैमसंग लिमिटेड का अकाउंट डेबिट हुआ है, तो सैमसंग लिमिटेड के अकाउंट में पोस्टिंग हम डेबिट साइड पे करेंगे, नाम ऑपोजिट वाला लिखेंगे। और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है जर्नल एंट्री में, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम लोग एंट्री डालेंगे, नाम ऑपोजिट वाला लिखेंगे, यानी कि बाय सैमसंग लिमिटेड, बाय सैमसंग लिमिटेड। ये क्या है, परचेज कंसीडरेशन 1,03,000। और इसकी दूसरी इफेक्ट, सैमसंग लिमिटेड के अकाउंट में डेबिट साइड पे, यहां पे टू रियलाइजेशन अकाउंट परचेज कंसीडरेशन कितनी अमाउंट है, 1,03,000। क्लियर। तो चलिए वीडियो को पॉज करके ये रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय सैमसंग लिमिटेड 1,03,000 एंड सैमसंग लिमिटेड में डेबिट साइड पे टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,03,000 लिख दीजिए। इसके बाद की एंट्री दोस्तों, ये परचेस कंसीडरेशन अपने को रिसीव हुआ था, ये परचेस कंसीडरेशन की अमाउंट डिसाइड की, उसकी इफेक्ट डाली। फिर परचेस कंसीडरेशन रिसीव होता है, तो यहां पर रिसीव कैसे हुआ है, तो 50,000 अपने को इक्विटी शेयर मिले है, 53,000 कैश मिले, और किसने दिया था, सैमसंग लिमिटेड ने। तो हमने ये जर्नल एंट्री लिखी थी, सैमसंग लिमिटेड इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सैमसंग लिमिटेड अकाउंट। तो सैमसंग लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो सैमसंग लिमिटेड में क्रेडिट साइड पे
नाम ऑपोजिट वाले यानी कि डेबिट वाले, और डेबिट दो कॉलम हुए थे। जर्नल एंट्री देखो आप क्या लिखा था जर्नल एंट्री में, इक्विटी शेयर ऑफ सैमसंग लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सैमसंग लिमिटेड अकाउंट। तो सैमसंग लिमिटेड का अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो वहां पे क्रेडिट साइड पे बाय इक्विटी शेयर ऑफ सैमसंग लिमिटेड बाय कैश, कितना है 50,000 के शेयर और 53,000 की कैश। और अब सैमसंग लिमिटेड का भी अकाउंट हमने बनाया है तो उसके मतलब शेयर का अकाउंट, सैमसंग लिमिटेड शेयर अकाउंट, तो उसमें डेबिट साइड पे देखो इक्विटी शेयर ऑफ सैमसंग लिमिटेड टू सैमसंग लिमिटेड अकाउंट 50,000, और कैश और बैंक अकाउंट भी बनाया है उसमें भी डेबिट साइड पे टू सैमसंग लिमिटेड 53,000। ये अपने जो परचेज कंसीडरेशन रिसीव हुआ उसकी एंट्री। तो 3 जगह पे इसकी पोस्टिंग करनी है। देखो ये पहली लिख दीजिए, फिर इक्विटी शेयर अकाउंट में, और ये कैश और बैंक अकाउंट में। चलो वीडियो को पॉज करके लिख दीजिए। इसके बाद जर्नल एंट्री की सीक्वेंस देखिए उसमें क्या हुआ था। तो ये परचेज कंसीडरेशन रिसीव हो गया, उसके बाद अपनी जर्नल एंट्री में सीक्वेंस में आया था स्टॉक टेकन ओवर बाय सोनी। सोनी ने स्टॉक टेक ओवर कर दिया था तो उसकी जर्नल एंट्री हमने लिखी है। देखो सोनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे बाय सोनी, और ये क्या है स्टॉक टेक ओवर, इसके लिए ब्रैकेट में लिखेंगे स्टॉक है उसका। कितनी वैल्यू थी 50,000 में लेके गया था तो यहां पे 50,000 जर्नल एंट्री थी। यहां पे सोनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में क्रेडिट हुआ, सोनी अकाउंट यानी कि कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर भी लिखना पड़ेगा। तो यहां पे कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में स्टॉक, और सिर्फ सोनी ले गया है तो सिर्फ और सिर्फ सोनी के कॉलम में 50,000 रुपए। क्लियर। उसके बाद ये भी लिख दीजिए आप लोग। उसके बाद जर्नल एंट्री में क्या हुआ था, डेटर है, डेटर के पास से फर्म ने 50,000 रुपए फर्म ने कलेक्ट किए थे तो उसकी जर्नल एंट्री हमने लिखी थी, या ना लिखी हो तो सोचेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि डेटर्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गए थे तो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे और कैश और बैंक में डेबिट साइड पे। तो चलिए यहां पे हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे बाय कैश और बैंक, कौन सा है डेटर वाला, और डेटर्स के पास से कितने पैसे कवर किए फर्म ने 50,000 रुपए, तो यहां पे 50,000, और कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे, कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे टू रियलाइजेशन, किसके मिले ये डेटर के, तो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं डेटर्स 50,000। तो ये डेटर की ट्रीटमेंट डाल दीजिए। 2 ट्रीटमेंट हुई, एक रियलाइजेशन में क्रेडिट और दूसरा कैश अकाउंट में डेबिट। और इसी तरह से इसी एडजस्टमेंट में बोला था बैंक लोन जो है वो हमने पे कर दी थी, कितने में पे कर दी थी 35,000 में। उसकी जर्नल एंट्री क्या देखी थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे हम लिखेंगे इसकी एंट्री टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में बैंक लोन 35,000, और पे किए थे फर्म ने तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट बैंक लोन 35,000। क्लियर। तो चलो इसको भी लिख दीजिए, डेटर के जो पैसे आए वो और बैंक लोन के जो पेमेंट कर दिया रियलाइजेशन में डेबिट और कैश और बैंक अकाउंट में क्रेडिट 35,000 लिख दीजिए अच्छे से। यहां तक पोस्टिंग कर दिया हो तो उसके बाद वाला एडजस्टमेंट देखो जिसमें क्या था, स्पाइस जो कि एक पार्टनर है उसने बिल्स पेबल 19,000 में टेक ओवर कर दिए थे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्पाइस अकाउंट, तो यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे टू स्पाइस ब्रैकेट में क्या चीज है, बिल्स पेबल, कितने में वो टेक ओवर कर रहा है 19,000 में, और उसकी दूसरी इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ था यहां पे, बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में बिल्स पेबल है
कौन टेक ओवर कर रहा है? सिर्फ स्पाइस। तो सोनी के कॉलम में डैश, स्पाइस के कॉलम में 19,000। क्लियर हुआ? तो चलो ये भी लिख दो, ये लिख देते हो। इसके बाद नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट जिसमें क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस 2000 के फर्म ने पे किए हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक हमने एंट्री लिखी है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 2000 और कैश और बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिक्विडेशन एक्सपेंस कितने हैं यहां पे 2000 रुपीज। तो ये लिख देना है। और उसके बाद फाइनल एंट्री क्या थी कि जो एक अपनी लायबिलिटी थी जिसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई थी, इसलिए हमने उसको बुक वैल्यू पे ही पे कर दिया था। देखो ये रहा 12 नंबर का वर्कर्स प्रोविडेंट फंड का पेमेंट हमने किया 3000 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे टू कैश ब्रैकेट में प्रोविडेंट फंड 3000 रुपीज पे किए और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में पीएफ प्रोविडेंट फंड के 3000। क्लियर हुआ दोस्तों? तो सारी की सारी चीजों का पोस्टिंग अपना हो गया है। अब अपने को क्या करना है? टोटलिंग करके बैलेंसिंग करना है। चलिए दोस्तों, तो अब हमारा सारा पोस्टिंग हो गया। अब हम आखिरी पड़ाव पे है जिसमें बीच में एक और चीज भी अपने आएगी छोटी वर्किंग की, बट अब हमें टोटलिंग और बैलेंसिंग का काम करना है। बाकी हमारा पोस्टिंग सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। और आई होप कि यहां तक का पोस्टिंग आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी कुछ भी कंफ्यूजन लगा हो तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके उस चीज को फिर से देखिए, आराम से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझाया दोस्तों। कोई भी लेवल का स्टूडेंट हो उसकी कोई भी तकलीफ नहीं होगी, बस आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग टोटलिंग और बैलेंसिंग का काम शुरू करते हैं। पर इससे पहले अगर आपने अभी भी साहस इंस्टीट्यूट या साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप का इस्तेमाल नहीं किया है दोस्तों, तो वो शुरू कर दीजिए। वही आपको कॉलेज के एक्सीलेंट रिजल्ट में टेरिफिक हेल्प करने वाला है। ठीक है, चलिए अभी हमारा काम क्या है? टोटलिंग करने का। तो कैलकुलेटर हाथ में ले लीजिए। कैपिटल सॉरी यहां पे टोटल करते वक्त हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल पहले करेंगे। तो देखिए ध्यान रखना, आपको टोटल क्रेडिट साइड का पहले करना है। हालांकि डेबिट साइड का भी ज्यादा हो सकता है, बट 95% केस में क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा होने वाला है। तो पहले 40,000 प्लस 45,000। देखो मैं क्रेडिट साइड में जो मैंने अमाउंट लिखी हुई है ना आपकी नजरों के सामने, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, वही मैं टोटल कर रहा हूं। प्लस 20,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000 प्लस 1,03,000 प्लस 50,000 एंड प्लस 50,000। तो टोटल कितना हुआ दोस्तों? 3,16,000। तो यहां पे जो आखिरी चीज हमने लिखी है उसके बाद 4-5 लाइन छोड़ने के बाद यहां पे हम टोटल लिख देंगे। टोटल करते तो आपको पता है कि नीचे डबल लाइन करनी है, ऊपर सिंगल लाइन। 3,16,000। और ये क्रेडिट साइड के टोटल में से हम लोग क्या करेंगे? डेबिट साइड की अमाउंट को माइनस करते जाएंगे। तो देखिए ये 3,16,000 में से डेबिट साइड की अमाउंट को मैं माइनस करते जा रहा हूं। 20,000 माइनस 60,000 माइनस फिर से 60,000 माइनस तीसरी बार भी 60,000 माइनस 30,000 माइनस 35,000 माइनस 19,000 माइनस 2,000 एंड माइनस 3,000। तो कितना आया दोस्तों? 27,000। ये अपना बैलेंस निकला। तो ये 27,000 दिस इज आवर रियलाइजेशन प्रॉफिट। क्लियर? तो ये 3,16,000 ये अपने को लिख देना है डेबिट वाले कॉलम में भी। तो यहां पे डेबिट साइड पर भी हम लोग लिख देंगे 3,16,000 और ये 27,000 उसको हम क्या नाम देंगे? इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? रियलाइजेशन प्रॉफिट। तो टू रियलाइजेशन प्रॉफिट। और दोस्तों ये जो रियलाइजेशन प्रॉफिट होता है वो सोनी और स्पाइस के बीच में उनके P&L रेशियो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कैलकुलेटर पे देखिए 27,000 इंटू 2/3 तो 18,000 सोनी के और स्पाइस के 27,000
इंटू 1/3 तो 9,000, और फिर इसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर किया जाता है। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम लोग लिखेंगे बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, सोनी के 18,000 और स्पाइस के 9,000। तो चलिए आप रियलाइजेशन अकाउंट का टोटलिंग और बैलेंसिंग कर दीजिए और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफर भी कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों अपने को सैमसंग कंपनी लिमिटेड का जो अकाउंट है उसका टोटलिंग बैलेंसिंग करना है। वो तो सिंपल है, दोनों साइड का टोटल सेम ही है। तो यहां पर दोनों साइड पे 1,03,000 टैली हो जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आई, ये इक्विटी शेयर्स ऑफ सैमसंग लिमिटेड है 50,000 के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सर यहां पे क्रेडिट साइड तो कुछ नहीं है, क्रेडिट साइड पे ये सोनी और स्पाइस अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय सोनी एंड बाय स्पाइस। पर इसके लिए कौन कितने शेयर ले जाएगा इसका वर्किंग नोट अपने को करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए बहुत ध्यान से देखना दोस्तों कि अपने को यहां पे कैलकुलेटर पे वर्किंग करना पड़ेगा कि पार्टनर के बैलेंसेस क्या आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो शेयर्स होते हैं या डिबेंचर या कुछ भी, वो उनके कैपिटल के फाइनल क्लेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो क्लेम रेशियो मतलब किसको कितना पैसा मिलेगा, उसके लिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को माइनस करना होता है, ठीक है। तो चलिए यहां पे टोटल ऑफ क्रेडिट साइड पहले हम लिखते हैं टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। तो यहां पर ऊपर ही हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है, उसमें सोनी का देखो 90,000 4,000 लिखा है, ये सब इसका टोटल हम कर रहे हैं 90,000 4,000 2,000 एंड 18,000। कैलकुलेटर पे ही कर देते हैं, देखो आपके सामने ही मैं कर रहा हूं 90,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000 प्लस 18,000, तो टोटल कितना हुआ 1,14,000। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 1,14,000 इसका। उसी तरह से स्पाइस का देख लो, ये स्पाइस का क्रेडिट साइड का टोटल, तो कैलकुलेटर पे स्पाइस का 60,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 प्लस 19,000 एंड प्लस 9,000, तो टोटल किसका हो गया इसका 91,000। तो यहां पे हम लिख देंगे 91,000। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे डेबिट साइड की अमाउंट को, तो माइनस लेस टोटल ऑफ डेबिट साइड। तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे देखो सोनी में कोई अमाउंट दी है क्या, हाँ 50,000 दिए हैं, देखो ये रहे 50,000, जबकि स्पाइस में कुछ नहीं है। तो इसमें से 50,000 माइनस होंगे, स्पाइस में कुछ नहीं है तो कुछ माइनस नहीं होगा। तो इसको माइनस करके जो अपने को अमाउंट मिलेगी उसको हम बैलेंस या क्लेम बोलेंगे, क्लेम रेशियो या बैलेंस रेशियो। तो यहां पे बैलेंस, तो देखो कैलकुलेटर पे 91,000 में से तो कुछ माइनस नहीं हुआ, तो ये तो 91,000 एज इट इज रहेगा। और सोनी के लिए अमाउंट कितनी थी देखो 1,14,000 माइनस 50,000 कितना हो गया 64,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अभी ये जो दोनों नंबर आपको मिले 64,000 एंड 91,000, वो सीधा कॉमनली हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसी को हम लोग रेशियो मान लेंगे, क्लेम रेशियो या कैपिटल बैलेंस रेशियो। वो कितना होगा, तो इसका 64:91। तो दोनों का टोटल देख लेते हैं कैलकुलेटर पे, 64 प्लस 91, तो टोटल कितना हो गया 155। तो अब ये जो 50,000 रुपए के शेयर मिले हैं ना, वो सोनी और स्पाइस के बीच में इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर, ब्लैक पेन से ही लिख देता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स, शेयर्स ऑफ ₹50,000 टोटल। तो उसमें इसको कितने मिलेंगे, तो यहां पे देखिए 50,000 की टोटल अमाउंट थी, 50,000 इनटू सोनी का शेयर कितना है 64 डिवाइडेड बाय टोटल शेयर कितना आया 155, तो इसको कितने मिलेंगे 20,645। तो 10 रुपए का एक शेयर है, तो हम क्या करेंगे राउंड ऑफ करेंगे, तो 645 मतलब या तो 640 कर दो या तो 650 कर दो, क्योंकि शेयर आधा नहीं दे सकते, 10 रुपए का एक शेयर है
ऑलरेडी देख लिया है, 5000 शेयर 10 रुपए का एक, तो यहां पे 20,640 या 40 की जगह पे 50, तो यहां पे 45 पॉइंट समथिंग है, तो हम 50 कर देंगे, तो 20,650। ये कैसे आए, तो ये 50,000 इंटू 64/155, तो इसका क्या रहेगा बैलेंस, 50,000 में से इसको माइनस कर देते हैं सीधा, 50,000 में से टोटल शेयर जो आए थे उसमें से ये 20,650 को माइनस कर दो, तो 29,350। और अगर आप चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 50,000 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 155, पर इसमें हमने थोड़ा ऐड किया था सोनी में, तो स्पाइस में एक शेयर कम कर देंगे। तो ये जो वैल्यू है दोस्तों, ये रेशियो में पार्टनर्स के बीच में ये शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो शेयर अकाउंट जो हमने बनाया ना, उसमें यहां पे देखो, ये शेयर अकाउंट, इक्विटी शेयर अकाउंट, उसमें सोनी के कॉलम में कितनी अमाउंट अपने को लिख देनी होगी, जो कि हमने ढूंढ ली 20,650, और सैमसंग की स्पाइस की कितनी 29,350। तो अभी इसका टोटल आप करोगे 29,350 प्लस 20,650, तो दोनों का टोटल 50,000 ही होगा, तो ये 50,000 टैली हो गया। ये शेयर सोनी और स्पाइस ले गए हैं, तो उसकी दूसरी एंट्री कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे होती है दोस्तों। तो यहां पे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय शेयर्स ऑफ सैमसंग, जो कि कितने कितने के हैं, तो 20,650 और यहां पे 29,350। और अभी अपने को क्या करना है, टोटल करना है कैपिटल अकाउंट का, और जो भी डिफरेंस आएगा ना, वो पार्टनर कैश में लाएंगे या ले जाएंगे। तो यहां पे अभी कैलकुलेटर पे जल्दी से सोनी के कैपिटल अकाउंट का टोटल हम लोग देख लेते हैं। तो देखो 90,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000 प्लस 18,000 प्लस 20,650, तो टोटल कितना हो गया 1,34,650, 1,34,650। वही सेम टोटल यहां पे हम लोग डेबिट साइड पर भी लिख देंगे, और उसमें से डेबिट साइड की अमाउंट को माइनस करेंगे, -50,000, तो बैलेंस कितना बचा 84,650। तो यहां पे हम लिख देंगे 84,650। नहीं दोस्तों, यहां पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया, आप इसको ठीक कर दोगे। ये जो शेयर्स है वो यहां पे शेयर अकाउंट में तो क्रेडिट हो गए, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट होंगे ना। देखो यहां पे हमने इक्विटी शेयर अकाउंट क्रेडिट किया और पार्टनर ले जा रहे हैं, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा दोस्तों। यहां पे ये एक आप चेंज करोगे, अमाउंट भी उसकी वजह से चेंज हो जाएगी। ये एक मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो यहां पे हम लिख देंगे टू शेयर्स ऑफ सैमसंग। कितनी वैल्यू के थे 20,650 एंड 29,350। अभी हम टोटल देख लेते हैं। टोटल वैसे हमने पहले किया हुआ ही था, तो सेम वही टोटल आने वाला है। आप देखोगे तो इतनी अमाउंट का टोटल तो हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं। यहां पे देखो ये रहा, और ये इसका भी ये रहा 91,000, तो यही लिख देते हैं। आप चाहो तो कैलकुलेटर पे कर सकते हो, 1,14,000 और इसका आया था 91,000। देखो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1,14,000 और इसका 91,000, और उसमें से ये डेबिट वाली जो अमाउंट है उसको माइनस करेंगे। तो यहां पे देखो 1,14,000 में से 50,000 और ये 20,650, तो कितना बैलेंस आया 43,350, 43,350। और उसी तरह से स्पाइस का देखेंगे तो 91,000 में से 29,350, तो कितना बैलेंस आया 61,650, तो 61,650। ये दोनों के जो बैलेंसेस आए वो पार्टनर कैश में ले जाएंगे। तो यहां पे टू कैश अकाउंट, ये अमाउंट कैसे आई, तो डिफरेंस या तो फिर बैलेंस अमाउंट, ये अमाउंट कैसे आई ये ढूंढना आपको डिफरेंस से पता चलेगा। ठीक है, यहां पे ऐसा नहीं होगा कि अमाउंट सर आपने कहां से लिखी, तो ये मैंने कैलकुलेट करके ढूंढी है। ठीक है, और ये कैश अकाउंट में हमें क्रेडिट साइड पे पोस्ट करनी होगी, तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय सोनी अकाउंट
43,350 and by Spice account 61,650। सारा पोस्टिंग हो गया। लास्ट में देखो हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो हो गया, अब लास्ट में कैश अकाउंट का हम टोटल करेंगे। और दोस्तों ये दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए। चेक कर लेते हो रहा है क्या। तो कैलकुलेटर पे क्रेडिट साइड का टोटल कर रहे हैं, देखो नीचे से 61,650 प्लस 43,350 प्लस 3,000 प्लस 2,000 प्लस 35,000, तो कितना हुआ 1,45,000। चेक कर लेते हैं डेबिट साइड पे भी इतना ही टोटल हो रहा है क्या। तो 42,000 प्लस 53,000 प्लस 50,000। वाओ बल्ले बल्ले 1,45,000 इस साइड का भी टोटल हो गया। मतलब अपना एग्जाम्पल पूरा का पूरा टैली हो गया बहुत अच्छे से। थोड़ा लेंथी एग्जाम्पल है बट मैंने सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर करवा दी है दोस्तों। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आप लोग भी इस पूरे एग्जाम्पल को शांति से समझ के अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन और सभी एग्जाम्पल्स के सेशन और सभी सब्जेक्ट के सेशंस साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप से आप यूज कर सकते हो। लोवेस्ट फीस पे बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिससे आपका नॉलेज और रिजल्ट दोनों ही टेरिफिक लेवल पे बढ़ सकते हैं। तो आज ही साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप के साथ जुड़िए और अपने नॉलेज और अपने रिजल्ट को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।